अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़हर हिजाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब डॉक्टर ज़ाहिद मिर्ज़ा साहब आज हमारे साथ मेहमान हैं और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा। तो हम कोशिश करेंगे कि आप तकाबली जायज़ा भी दें कि क्या खोया क्या पाया। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जब ये तहरीक अपने जोबन पे थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह लेके रहेंगे पाकिस्तान, उस वक्त क्या हालात थे, क्या मनाजर थे, कुछ यादें कुछ बातें आप शेयर करें हमारे साथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं इस वक्त 87 ईयर्स से ज़्यादा उम्र का हूँ और जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त 5वीं जमात का स्टूडेंट था। काफ़ी होश में था, बहुत सारी बातें हम देखते थे। तो उस वक्त ये जब डिसाइड हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा, वर्ल्ड वार 2 उस वक्त हो रही थी, तो अंग्रेज़ों ने अपील की कि वर्ल्ड वार 2 के बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे। और उसी दौरान में जब तहरीकें चलती रहीं तो जब फैसला हो गया कि पाकिस्तान बनाया जाएगा तो बहुत सारे कांग्रेसी, बहुत सारे लोग जो थे वो एग्री नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान बनाया जाए। सिखों का जो लीडर था, तारा सिंह उनका नाम था, तो उन्होंने पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पे खड़े होकर अपनी तलवार निकाली और उसने कहा कि ये तलवार उस वक्त तक म्यान में नहीं जाएगी जिस वक्त तक इस मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने वालों के एक एक बच्चे के 2-2 टुकड़े न कर दिया जाए। तो ये जज्बाती तकरीर सुनने के बाद सिख जो थे वो बिफर गए। उससे पहले कोई फसादात नहीं थे, टेंशन ज़रूर थी। तो जब वो बिफर गए और उन्होंने लॉलेसनेस क्रिएट कर दी, मुसलमानों को मारना शुरू किया पंजाब में, तो बहुत जुल्म हुए। देहातों को आग लगा दी जाती थी, औरतें लूट ली जाती थी और माल लूट लिया जाता था। ये बहुत सारी बातें चल रही थी, कुछ हमने अपनी आंखों के सामने भी जुल्म देखे और बड़ा खौफ व हिरास था। लेकिन एक जज्बा ये था कि हमने अपने कस्बे में एक जुलूस निकाला जिसमें ये मुझे अभी तक याद है कि खून की नदियां बहा देंगे, पाकिस्तान बना लेंगे। ये एक ख़ास मुसलमानों की डिटर्मिनेशन थी और जज्बा था, ये समझते हुए कि जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो यहाँ पर इंसाफ होगा, यहाँ काजी बैठे होंगे, लोग चोरों के हाथ काट दिए जाएंगे और यहाँ पर सोशल जो हमारा सेटअप है वो इस्लामी होगा। तो वो बड़े इस एतमाद के साथ इन मुजालिम का मुकाबला करते रहे। तो मैंने अपनी आंखों के साथ बहुत सारे जुल्म देखे जो कि मैं अब इस में बयान नहीं करना चाहता। तो हम जब पाकिस्तान आ गए तो यहाँ पर हालात ज़रा और ही तरह के निकले, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के पास फ़ौज नहीं थी, बहुत कम थी। दूसरा ये था कि थोड़ा बहुत जो वडेरा सिस्टम था वो भी चल रहा था और कुछ नवाब राजे थे, उन्होंने भी अपना डिसीजन लिया कि कश्मीर के राजे ने कहा कि ये हिंदुस्तान में जाएगा और जूनागढ़ के नवाब ने कहा ये पाकिस्तान में जाएगा और जो उनकी रियाया थी वो इनके ख़िलाफ़ थी। बहावलपुर रियासत पाकिस्तान के साथ मिल गई, खैरपुर रियासत मिल गई, कलात मिल गई, ये सारे इन्होंने पाकिस्तान को बना लिया। उसके बाद जद्दोजहद शुरू हो गई। अनफॉर्चुनेटली जब कश्मीर में गुरदासपुर का ज़िला जो था वो उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन रेड क्लिफ ने उसको इंडियंस को दे दिया और टू ब्लॉक द रोड जो कश्मीर को जाती है उस सड़क को ब्लॉक करने के लिए उन्होंने ज़िला इंडिया को दे दिया। और फिर जब इंडियन आर्मी कश्मीर में दाखिल हुई तो कायद-ए-आज़म ने
जनरल रेड उसको ग्रेसी को कहा कि इंडियन आर्मी आ गई, तुम इसको रोको। तो हमें बताया जाता है कि जो कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल ग्रेसी थे, तो उन्होंने फ्रैंकली कायद-ए-आज़म से को बताया कि आई कैन नॉट फाइट इंडियन आर्मी विद माई क्रिपल्ड पाकिस्तान आर्मी, और यानी चिट्टा जवाब दे दिया कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ सकता हूँ। तो बहरहाल उस वक्त कबायलियों को बुला लिया गया और कश्मीर का सिलसिला ऐसे इकट्ठा पड़ गया और सीज़ फायर वगैरह हो गई। तो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन होती रही। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल टर्माइल शुरू हो गए और मार्शल लॉ पहला लग गया। और मैं अब देखा कि पाकिस्तान में एक ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान था। दोनों मुल्कों के लोगों ने, दोनों इलाकों के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। पंजाब में तो ख़ास तौर पर जुल्म बहुत हुआ था, सिखों ने किया था। तो बहरहाल फिर ये सियासत में ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि अयूब खान साहब जब मार्शल लॉ उन्होंने लगाया और वो बन गए प्रेसिडेंट, तो हमें याद है कि 65 की लड़ाई जो थी वो रन ऑफ कच्छ से शुरू हुई थी और फिर आगे चलती गई, लाहौर पर हमला हुआ वगैरह वगैरह। तो उस वक्त 1962 की बात है। मैं उस वक्त एक प्रोजेक्ट में काम करता था जिसमें वाइल्ड लाइफ की स्टडी की जाती है। तो उसमें मैंने 2 जंगली गधे रन ऑफ कच्छ से मारे ताकि पाकिस्तान में ये जो जंगली गधे की स्पीशीज़ है उसकी सिर्फ 2 स्कल्स हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में पड़ी हुई हैं, तो वो मैंने ही कलेक्ट की थी। वो जगह अब जब मैं देखता हूँ तो वो 9 मील यानी 15 किलोमीटर के लगभग इंडियन टेरिटरी में है। तो सारी रन ऑफ कच्छ जो थी पाकिस्तान के फौजियों ने बड़ी बहादुरी से वो उसके ऊपर इंडिया का कब्जा नहीं होने दिया था। वो जनरल अयूब खान ने जब लाल बहादुर शास्त्री के साथ सीज़ फायर के बाद ताशकंद में मीटिंग हुई तो मान गए कि जी हम इसकी आर्बिट्रेशन कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा महाराज पहले तो छोटे छोटे डिस्प्यूट हल कर लेते, कश्मीर का हल कर लेंगे बाद में। तो वैनिटी इतनी आ चुकी हुई थी कि उन्होंने बात मान ली। तो आर्बिट्रेटर्स और इनके जो हवारी थे प्रेसिडेंट अयूब खान के, बल्कि हवारी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर आने वाले लीडर के साथ चिमट जाते हैं हमारे, और तो उनको खुशामदे कर कर के उसका दिमाग ख़राब कर देते हैं कि मेरे जैसा दुनिया में बंदा कोई नहीं है। तो उन्होंने खुद बगैर पूछे अपनी कैबिनेट से या अपने लोगों से पूछे बगैर ये फैसला दे दिया कि आर्बिट्रेशन करा ली जाए रन ऑफ कच्छ की। और रन ऑफ कच्छ की जब आर्बिट्रेशन हुई तो वो सारी की सारी रन कच्छ जो है वो इंडिया को दे दी गई। अब वो जगह जहाँ मैंने जंगली गधे मारे थे वो 15 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में है। तो ये हालात बने। एनीवे उसके बाद मैं पूछता हूँ रन ऑफ कच्छ तो अयूब खान साहब ने दे दी जैसे भी दी थी, फील्ड मार्शल भी बन गए, लड़ाई कौन सी जीती थी 12। ये वो जया खान साहब आ गए, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान दे दिया कि जी ये तो कैंसर है। और अयूब खान साहब ने ये अपनी रेडियो पे तकरीर की थी कि रन ऑफ कच्छ के ऊपर शोर मच रहा है, वहाँ तो कीचड़ है कीचड़। उस कीचड़ में गालिबन मुझे बताया जाता है कि इंडिया ने ऑयल निकाल लिया है। तो इसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान के बारे में याया खान ने कहा कि ये तो कैंसर था, हमने काट के फेंक दिया। यानी मेजॉरिटी जो थी हमारी पॉपुलेशन की उसको कैंसर कह के फौजियों ने उनको दे दी, इंडिया को दे दिया और अपनी फौज को जलील करवाया, कई साल कैद में रह के। तो बहरहाल उसके बाद फिर आ गए अपना 5वां खलीफा, उनकी भी तारीफ़ें शुरू होगी जनरल ज़िया साहब की। और उस वक़्त हम जो हीरोइन होती थी हम समझते थे ये
फिल्मों की हीरोइन होती है। हमें पता ही नहीं था कि ये नशे की पुड़ियाँ होती हैं जो हमारे मुल्क में आनी शुरू हो गई। क्लैशनकोव का नाम नहीं सुना था, वो भी आ गए हमारे मुल्क में। वो जो मुजाहिदीन ट्रेंड किए गए थे वो बाद में टेररिस्ट बना दिए गए। तो फिर इस तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब तशरीफ़ लाए तो इन्होंने बुश मेरा यार है, बुश के को खुश करने के लिए 80,000 पाकिस्तानी जो कबायली लोग थे उनका खात्मा करवाया। ये सरकारी फिगर्स के मुताबिक है, यानी 80,000 अगर नौजवान में से आधे भी शादीशुदा थे तो 40,000 औरतें बेवा करवा दी और उनके बच्चे जो थे उनको यतीम करवा दिया, इसलिए कि बुश मेरा यार है। वो जो थे मुजाहिदीन उनको उनका नाम बदल के टेररिस्ट बना दिया गया। तो ये सियासत के ऊपर मैं ज़्यादा जानता बिल्कुल नहीं जानता ज़्यादा। तो ये हालात चलते रहे। अब सियाचिन भी चला गया कि जी वहाँ पर घास का तिनका नहीं उगता, तो सियाचिन पर भाई तुम फिर दुनिया की सबसे महंगी लड़ाई लड़ क्यों रहे हो कि अगर घास का तिनका नहीं उगता। बहुत सारी बातें हैं कर सकते हैं। दुख एक बात का ये है कि अगर आपकी फौज बहादुर है तो वो किस तरह से बहादुर है। वो इस तरह से बहादुर है कि इस फौज को, किसी फौज को भी आप कहें कि 303 राइफल जो है 1947 में इस्तेमाल होती थी उसके साथ आप लड़ाई करके दिखाएं। लड़ाई नहीं हो सकती 303 राइफल के साथ। अब लड़ाई होती है मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ। वो इक्विपमेंट जिसको साइंटिस्ट इजाद करते हैं और फिर जिस पे इंजीनियर्स जो हैं उनको डिज़ाइनिंग करते हैं और फौजी उसकी ट्रेनिंग लेके इस्तेमाल करने के लिए एज ए डिटरेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि अगर खुदा ना खास्ता हमने एक दूसरे के साथ कोई एडवेंचर किया तो दोनों मुल्क तबाह होंगे। इसलिए अब लड़ाई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये किसने की? ये उन हीरोज ने की जो डिफेंस साइंटिस्ट थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसकी आपने टीवी पे बेइज्जती कर दी माफ़ी दे के कि तुम्हें मैं माफ़ करता हूँ, तुम हमारे हीरो थे, तुमने ये गलतियाँ की वो गलतियाँ की, क्या ज़रूरत पड़ी थी आपने? ठीक है, अपनी बहादुर फौज को आप बड़ा नवाजते हैं, तो तुम तगवा देते हैं, उनको बहादुरी के इनामात देते हैं। तो भाई ये देखिए बहादुर फौज क्यों है। ये साइंटिस्ट ने इक्विपमेंट दी उनको जिसको इस्तेमाल करके ये बहादुर कहलाते हैं। तो ठीक है, तो अब जो इंजीनियर्स हैं वो इजाद की हुई जो इक्विपमेंट है उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसको इस्तेमाल करने का तरीका सिखाते हैं और फौज उसके ऊपर अपना अमल करके तो इस मुल्क को मजबूत करते हैं। अब पूछता ये हूँ कि ये जो साइंटिस्ट काम करते हैं और ये इंजीनियर्स जो डिज़ाइनिंग करते हैं बनाते हैं, इसके ऊपर खर्चा नहीं आता? बहुत पैसा खर्च होता है। ये कौन देता है? ये हमारी कौम देती है, हम टैक्स पेयर्स देते हैं। तो फिर आप ये देखें कि इसको आप कभी ये भी प्रोजेक्ट किया करें कि कलेक्टिवली लोगों ने पैसे दिए, इंजीनियर्स ने डिज़ाइनिंग की, साइंटिस्ट ने इजादात की, फौज ने इसको इस्तेमाल करना सीखा और अमन से बैठे हुए हैं। फौज में भर्ती होते हैं और रिटायर हो जाते हैं, लड़ाई नहीं होती, नहीं लड़ते। किसकी मेहरबानी है? साइंटिस्ट की। तो ये इसलिए हमें जो मैं आप सब हजरात से ये कहूँगा कि बराबर की तकसीम करें, क्रेडिट दें। मैं फ़ौज को सलाम करता हूँ, फ़ौज हमारी है, हमसे बनाई गई है, लेकिन फ़ौज जो है इतनी ताकतवर है कि इसकी तरफ कोई मैली आंख से देख नहीं सकता। लेकिन ताकतवर किसने बताया? साइंटिस्ट ने बनाया। साइंटिस्ट एक नहीं है कि जो एटम बम भी बनाए, साइंटिस्ट जो है हर शोबे में है और कभी उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। अब जब एक दफ़ा फारूक लगारी साहब ने साइंटिस्ट को ताना दिया
कि आप कपास की में तेला आ गया है और कपास की प्रोडक्शन कम हो गई है, एक्सपोर्ट कम हो गई है, आप क्या कर रहे हैं बैठे यहाँ पर। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जी हमें रिसोर्सेज दें, हम आपको नतीजा देंगे। उन्होंने कहा ब्लैंक एक्ट ले लो, बल्कि मेरी ज़मीनें भी ले लो और इसका इलाज निकालो। साइंटिस्ट ने 2 साल नहीं लगाए, उन्होंने ऐसी ब्रीड बना दी कि वो जो बीमारी देने वाला तेला वगैरह था उसका वो भी पॉजिटिव उसकी स्किन के अंदर नहीं जाता था, पत्ते की स्किन के अंदर, और जख्म नहीं होता था और ये वायरस वगैरह नहीं फैलता था, और साइंटिस्ट कपास दोबारा एक्सपोर्ट के काबिल हो गई। तो ये साइंटिस्ट अपने उनको आप इम्पोर्टेंस दे, हर शोबे में साइंटिस्ट की ज़रूरत है आपको, हेल्थ के शोबे में। इसी तरह से मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये कहाँ की लॉजिक है कि एक साइंटिस्ट जब 60 साल का होता है उसको आप रिटायर कर देते हैं? भाई क्यों? उसके दिमाग के आगे पर्दा आ गया, उसकी जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का वो तो 50-60 साल के बाद उसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ चुकी होती है, और वो कहता है उसको मत रिटायर कीजिए। अच्छे टीचर जो हैं उनको मत रिटायर कीजिए। और इसी तरह से जो भी काम के लोग हैं, ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो काम करते रहें, हत्ता कि वो खुद कहें कि हम फिजिकली अब नहीं काम कर सकते तो वो करें। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन फिर ये आपकी जो मीडिया जो है, स्वाय जनरल अयूब के वक्त में फैमिली प्लानिंग के ऊपर जिक्र वो किया गया था, एम्फेसिस दिया गया था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया हुआ है। ये 1947 में हम 2.5 करोड़ थे, अब हम 25 करोड़ हो गए हैं। क्या हम 30-40 करोड़ हो जाएंगे? हमारी इतनी रिसोर्सेज हैं कि हम इतनी पॉपुलेशन को संभाल सकेंगे? तो ये पॉपुलेशन जो है ये अपने आप को खुद नुकसान, जब नेचर को आप एक हद तक प्रेस करते हैं तो नेचर उसके बाद अपनी बैकलैश करती है, वो रिएक्ट करती है। नेचर का जो रिएक्शन है वो हमें पसंद नहीं आता। खुदा ना खास्ता यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी होगी, खुराक की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि जिसको ये क्लाइमेट चेंज का शोर मचा रहे हैं ये वेस्टर्न नेशंस, ये एक्चुअली क्लाइमेट चेंज तो नेचुरल फेनोमेना है। ये हर 40 साल के बाद ग्लेशिएशन पीरियड आता है, और हर 40,000 साल बाद, और हर 40,000 साल बाद जो गर्म और मरतूब आबोहवा आती है। अब हम गर्म और मरतूब आबोहवा की तरफ जा रहे हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो ज़मीन है ये एक ओब्लिक से हाले से गुजरती है 40,000 साल। जब दूर होती है तो बर्फानी ज़माना आता है, जब ये नज़दीक से होके गुजरती है तो ये गर्म मरतूब ज़माना आता है। तो असली चीज़ क्या है? असली चीज़ ये है कि ये वेस्टर्न नेशंस हैं जिनकी इंडस्ट्री की पोल्यूशन और जिनकी ऑक्सीजन प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, इक्वेटर में जितनी आग लगी हुई है वो ये टिम्बर एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो टहनियाँ वगैरह नीचे छोड़ जाते हैं ये दोबारा दरख्त नहीं उगाते, उनको आग लग जाती है, लगाते हैं, और ताकि लोकल लोग जो हैं वो वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सके। फिर ये जो ग्लोबल वार्मिंग इसको कहते हैं, इसके जिम्मेदार सारे वेस्टर्न नेशन के हैं। ऑफ कोर्स हमारी जैसी नेशन जिनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी पोल्ट्री फार्म बढ़ रहे हैं, हमारा लाइफ स्टॉक बढ़ रहा है, हमारी ये हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये जो दरख्त जो है 200 साल 400 साल पुराना दरख्त जो इसको कार्बन को ऑब्जॉर्व करता है, वो एकदम से सारी 400 साल की कार्बन बाहर निकाल देता है, और कार्बन का हाला जो कार्बन डाइऑक्साइड का हाला है ज़मीन के गिर्द, वो गर्मी को ट्रैप करता है। तो जिम्मेदार तो ये है। तो ये कहते हैं कि जी नहीं, क्लाइमेट चेंज इसकी जिम्मेदार, क्लाइमेट चेंज आनी ही आनी को नहीं रोक सकता, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का इलाज है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये ग्लोबल लेवल पे ही करना पड़ेगा। सर क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, तो हमारे हुक्मरान तो ज़मीन आसमान एक कर रहे हैं अपनी तारीफ करने में कि हमने ये कर दिया वो कर दिया,
तो आप नाज़रीन को बताएं कि क्लाइमेट चेंज है क्या, और इसमें हमारी पाकिस्तानी इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसकी कोई अचीवमेंट है, और अगर है तो किस हद तक है, और अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसका असल कसूरवार जो है वो आपने जैसे कि बताया इस पर मज़ीद आगाह कर दें। जनाब देखिए, क्लाइमेट चेंज नेचुरल फेनोमेना है जो ज़मीन का हालात कर सूरज के गिर्द है, वो ओब्लिक है, वो राउंड नहीं है। जब वो सूरज जब 40,000 साल तकरीबन सूरज से दूर होती तो बर्फानी ज़माना आता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे अगले 40,000 साल में वो गर्म मरतूब का ज़माना आ जाता है। उसको तो नहीं कोई रोक सकता। अब है कि अब उस को जो अर्थ का टेम्परेचर है उसका बढ़ावा कैसे आ रहा है। उसका बढ़ावा ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में प्रोड्यूस होती है, चाहे वो बर्निंग से हो या ह्यूमन पॉपुलेशन की सांस लेने से हो या लाइफ स्टॉक के सांस लेने से हो या ट्रैफिक से हो या हवाई जहाज़ों के उड़ने से हो, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को ट्रैप करती है। इसीलिए मैं बच्चों से कहा करता हूँ कि बुलंदियों पर जब आप जाते हैं तो आपको ठंड क्यों महसूस होती है, आप एक स्वेटर और शॉलें लेके पहाड़ों पर क्यों जाते हैं। वो इसीलिए कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि भारी गैस है, वो खफीफ होती है, तो वहाँ पर कम हीट ट्रैप हुई होती है। और ज़मीन के नीचे की तरफ जितना जब आप लोअर एलिवेशन पे आते हैं तो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है, वहाँ पर हीट ज़्यादा ट्रैप हुई होती है। तो ये बातें हैं। ग्लोबल वार्मिंग में आप कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और अगर आप अपनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करें, आप अपनी जो पोल्यूशन ऑफ द एयर उसको भी कंट्रोल करें, दरख्तों को, दरख्त अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और स्टोर करते हैं। अचानक आग लगती है तो 500-500 साल की जमा की हुई जो कार्बन है वो एकदम से बाहर आ जाती है और वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। इस तरह से होता है। अब मैं अपने साइंटिस्ट की बात करता हूँ। मेरे साइंटिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के। हमारा ये काम है कि अपने नेशनल पार्क के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके, डाटा कलेक्ट करके, उसका रेमेडियल मेजर जो है, उसका जो हल है, वो अपने इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को बोर्ड को बताएं। और ये सारे पाकिस्तान में इस वक्त किसी नेशनल पार्क में इस तरह के साइंटिस्ट काम नहीं कर रहे हैं, जो कि हम अपने एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे। हमें गोरों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो भी जब मुश्किल पड़ती तो गोरों की तरफ देखते। हमारे अपने एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे। इन्होंने खुद तकलीफ़ें काट के जंगल में जाके ऐसा डाटा कलेक्ट किया है कि मैं बहुत उस पर बहुत खुश हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने 1957 में ये प्रोफेशन अख्तियार किया था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे इस वक्त तक 26 बुक्स लिख चुका हूँ। तो बहरहाल ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और अपने तजर्बे के बेसिस पे मुझे इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का मेंबर भी बनाया गया और उसका साइंटिफिक कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। और मैं ऑनरेरियली कौम के लिए इनके साथ मेहनत करके इनकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ताकि आज मैं नहीं होऊंगा, मैं 87 से ऊपर हूँ, कल को मैं नहीं होऊंगा तो ये मेरी जगह लेके ये एक्सपर्ट्स कहलाएंगे और हमें बाहर से लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुल्क में एक रिवाज बन गया हुआ है कि जब भी हमें कोई मुश्किल पड़ती है हम वेस्ट की तरफ देखते हैं। गोरा आएगा हमें बताएगा, जो काला हमारे बाप का साला, जो गोरा वो एक्सपर्ट, चाहे वो पता नहीं वहाँ क्या कर रहा है, वो हमारे मुल्क के मसाइल आके हमें से पूछ के हमें बताता है अपनी रिपोर्ट में। ये नहीं होगा, ये हमारे एक्सपर्ट्स खुद करेंगे, बल्कि ये एक्सपर्ट्स दूसरे मुल्कों में जाकर ये उनको बताएंगे कि आपके मसाइल जो हमसे मिलते जुलते हैं उनका हल क्या है। ये ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ जनाब। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड इन साइंटिस्ट का एक फखरिया
वो इनको इजहार करते हैं कि ये हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट ट्रेंड हो रहे हैं, तो जो हमारी मुल्क की ज़रूरियात को हल करने के लिए ये इल्म जानते हैं। सर 76 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, और हमने तो एक फलाही रियासत का क़याम करना था। तो 76 साल पहले आप देख रहे थे इसको बनते हुए, और आज 76 साल बाद आप क्या समझते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए, और आप आने वाली नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? एक्चुअली आपने वही फिर सियासी सवाल कर दिया। मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ और मैं जानता हूँ कि इस मुल्क को अगर आप खूबियाँ ढूंढेंगे तो अनगिनत खूबियाँ आपको मिलेंगी, अनगिनत टीचर्स मिलेंगे ऐसे ज़बरदस्त, अनगिनत जो साइंटिस्ट मिलेंगे हर फील्ड के जो काम कर रहे हैं जिनको प्रोजेक्शन कोई नहीं। और इनमें अगर ऐप गिनेंगे, रोज टेलीविजन पे आता जी मोबाइल छीन लिया, रोज टेलीविजन पे आता जी डाकू पड़ गए, चोरी हो गई, सियासतदान फलां खा गया, फलाना सियासतदान ये कर गया वो कर गया। यार तो हम तो डिप्रेशन का मरीज बना दिया गया मीडिया ने। मैं मीडिया को ब्लेम करता हूँ कि कभी कभी कौम का मोराल ऊंचा भी भाई कर दिया करो। अपने साइंटिस्ट को इंटरव्यू करें, हकीकत होता है कौम को कि आपके पास एक बहुत कदर के लोग मौजूद हैं, आप जिनकी वजह से मुल्क चल रहा है वो बड़े हैं, उनको आप डिस्कवर कीजिए और उनको प्रोजेक्ट कीजिए ताकि कौम का मोराल हो कि हम थर्ड क्लास कौम नहीं है, हम एक बाइज्जत कौम है। सिर्फ ये है, ये कोई ये ना कहे कि ये चोरों का मुल्क है, ये कहे कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स मिलते हैं, हमें पाकिस्तान के साइंसदानों से सीखना है मौजूद, उनको इनकरेज कीजिए। हम नहीं कहते कि आप ज़रूर उनको मेडल शेडल दिया करें, लेकिन तो क्या हर्ज है कि एक लायक स्टूडेंट को आप उसकी डिग्री के अलावा एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि इसमें ये काबिलियत है, तो वो और उसका एंथुसियाज्म बढ़ जाता है। तो इस कौम का मोरल आपके हाथ में है, उसको उजागर कीजिए। साइंटिस्ट बहुत है हमारे पास। आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मुल्क के अच्छे काम करने वालों की प्रोजेक्शन की। सर ये तकरीबन मेरा ख्याल है 90s की बात है या 2099 की बात है शायद। हमने ये सुना था कि पेशावर में कोई लड़का था, बच्चा, उसने एक जो ऑटो रिक्शा होता है उसको उड़ा दिया जी। और उसके बाद हमने ये सुना कि एक मोबाइल सेट इजाद हो गया है जो दुनिया में अभी तक किसी के पास नहीं था। ये 90s की बात बता रहा हूँ। और अब पिछला कुछ साल पहले हमें ये खबर मिली कि एक पाकिस्तानी बच्चा था, उसने पानी से चलने वाली कार बना ली। लेकिन हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं कि हमारे पास अपना कुछ नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, हमें क्या करना होगा? देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी तो जापान तबाह हो चुका हुआ था, एटम बम वगैरह गिराए थे, उन्होंने बादशाह ने हथियार डाल दिए थे। उनका जब एग्रीमेंट हुआ अमेरिकनों के साथ, अमेरिकनों ने एक शर्त लगा दी कि तुम अपने एक्सपेंडिचर डिफेंस के ऊपर नहीं करोगे, हम आपका डिफेंस करेंगे। अमेरिकनों ने कहा आप फौज नहीं रख सकते लड़ाई करने वाली। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। वो जो पैसा बचा था उनके डिफेंस का, उन्होंने अपनी इजादात और उनके कैमरे आने शुरू हो गए, उनके कारें आनी शुरू हो गई, उनकी मशीनरी, और जनाब उन्होंने इकोनॉमिक उनकी तरक्की इतनी हो गई कि अब वो मार्केट में छा गया जापानी। तो हमें अब हमारे पास इतनी कुव्वत आ गई है कि हमें इतना ये तो डिफेंस वाले जानते होंगे, इतना डिफेंस के ऊपर कुछ सेविंग करके अपनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस पर खर्च करिए ताकि हम ऐसी इजादात करें जिसको बाहर के मुल्क इंपोर्ट करें। अब आप बिजली महंगी करते चले जा रहे हैं ताकि आपका कारखाना ही ना चले। आप की जो कपड़े बनते थे, वैल्यू एडिशन होती थी कपास की चीज़ों के ऊपर, वो आपकी कॉस्ट ही बढ़ गई है और लेबर आपकी बहुत कॉस्टली हो गई है।
तो फिर कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे? तो ये चीज़ें पॉलिसी मेकर्स जो हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन सर एक और बात है कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हमारे पास डिफेंस आ गया। जब आप कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं या आज़ाद नहीं हुए, इस पर डिस्कशन होती है, तो हमारा असल तो ये है कि हम एक F-16 जो है उसके लिए अमेरिका के मोहताज हैं कि जब तक वो सब बहादुर नहीं चाहेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे या हम खुद कफील नहीं होंगे। तो हमें क्या करना होगा, ये हम कहाँ तक कर सकते हैं आपके ख्याल? सर देखिए, आपने F-16 के मुकाबले में जो थंडर बनाया है जहाज जो है, आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, आपने वो बना लिया है, तो इसी तरह से क्या कुछ नहीं बना सकते जब इंटेंशंस हो। अब आप हर चीज़ बना सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने काम ये करना है ना तो उनको आइडेंटिफाई किया गया। जो अगर कुछ कर भी लिए, कुछ सिफारशी आ जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं, आप अपने साइंटिस्ट को ऐसी सहूलतें कि जिसकी वजह से आपकी, अब देखिए, आपकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए फोर्स ही नहीं करते। सारे मोबाइल टेलीफोन करोड़ों की तादाद में हमारे मुल्क में इंपोर्ट हुए हैं, हमने नहीं बनाया, फोर्स ही नहीं किया कि मुल्क में मोबाइल टेलीफोन की इतनी डिमांड होगी, वाई नॉट प्रोड्यूस बाय वी प्रोड्यूस दैट। इसी तरह से सोलर पैनल्स बाहर से सस्ती मंगवा रहे हैं, पता नहीं उनकी लॉन्गेविटी कितनी होती है, आप क्यों नहीं बनाते? सोलर पैनल की एग्जीबिशन हम उस वक्त से देखते आ रहे हैं हर साइंस मेले में, जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट होता था कि जी धूप से बिजली बन जाती है, या वो धूप का चूल्हा जो उसमें चाय का केतली जो है उसमें पानी उबल जाता है। आगे क्या किया? क्या मार्केट में ऐसे चूल्हे मौजूद हैं कि जिन पर आप हंडिया रखें और वो पक के तैयार हो जाए, आपका फ्यूल बच जाए, आपकी गैस बच जाए, बिजली बच जाए? ये देखिए, ये पॉलिसी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जब पॉलिसी मेकर्स में ये हो कि मैं पैसे इतने खा जाऊंगा, ये काम करा लो तो इतने खा जाऊंगा। आपकी जो पोल्ट्री फार्म है, जितनी पोल्ट्री की इंडस्ट्री है, वो किसी पॉलिटिशियन के साहबजादे के पास है। आपकी मंडियां साहबजादे के पास है, सियासतदान, मैं उसका नाम नहीं लेता। आपके और ये जो सोलर पैनल की इंपोर्ट्स हैं, वो भी सुना है कि उसी साहबजादे के पास, सियासतदान जो है उसके पास है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट जब होंगे, ये हम लोगों को चोर डाकू तो कहते हैं, लेकिन खुद हम सब चोर डाकू बने हुए हैं जो। लेकिन ये बता देता हूँ कि जब तक ये रेवोल्यूशन साइंटिस्ट का नहीं लाते, एनर्जी का रेवोल्यूशन नहीं लाते, उस वक्त तक हालात बिगड़ते ही चले जाएंगे। बदनीयत पॉलिटिशियंस और बदनीयत एडमिनिस्ट्रेटर जब इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होंगे तो इस मुल्क के ऊपर होप ख़त्म हो जाती है। क्या करेगा एक गरीब साइंटिस्ट? अब मैं किताबें 26 लिख ली हैं, अब मुझे 2 किताबों की और स्पॉन्सरशिप मिल गई है कि मैं वो हम काम करने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं रात को जल्दी सोता, मैं काम कर रहा होता हूँ। जब तक हमारे साइंटिस्ट को ये नहीं कहा जाता कि तुम बेकार नहीं हुए, तुम्हारी जिंदगी इसी तरह चलेगी जब तक कि तुम्हारा जिंदगी का एंड नहीं आ जाता, आप उनको फैसिलिटीज दें, एनकरेज करें, मुल्क की इकोनॉमी बिल्ड करें। जो मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो एटम बम वालों के मुल्कों से भी स्ट्रांग है। हमने एटम बम बना के रखा तो हुआ है, ठीक है, हमारा डिफेंस का खर्चा जो है वो उसमें कमी आई होगी, लेकिन फिर भी हमारे पास वो बेगर्स बॉल है। तुम गर्दाई दे दो, तुम कुछ 4 पैसे ही दे दो, तो हमारा जो गरीब है वो रो रहा। मेरा माली आज कह रहा था मेरी बीवी से कि मेरी तनख्वाह से ज़्यादा मेरा बिजली का बिल आ गया, मुझे मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। यार ये गरीब बिजली के बिल देने के लिए है,
वो इनके लिए कुछ करो। ये बदनीयत सियासतदान हमें नहीं चाहिए, या बदनीयत एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए, वो हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए और उनको ढूंढना। मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में, सारी दुनिया में कोई अब्दुल सत्तार ईदी है पैदा हुआ? पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी सड़कों के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा अब्दुल सत्तार ईदी की एम्बुलेंस से फिर रही है। उसके पास क्या नहीं था कि, और उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी कि उसका जनाजा तोप के ऊपर गया था। ठीक है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। इस मुल्क को ठीक करने के लिए अल्लाह ही कोई करेगा। अल्लाह तो सबका होता है, दुश्मनों का भी अल्लाह होता है, सज्जनों का भी अल्लाह होता है। तो अल्लाह की तो सारी मखलूक है। अल्लाह मियाँ ने एक निज़ाम हयात बना दिया है। आप उसको अंडरस्टैंड करें, अमल करें, देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये मेरा शिकवा भी है और ख्वाहिश भी है कि हमारी लीडरशिप जो है इस तरफ नहीं जाती, नहीं गई। हर किसी के अपने गज़ब खुदा का 88 मिनिस्टर रखने की क्या ज़रूरत थी? सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देखा, कैसा लगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अरबाब इख्तियार से मैं यही कहूँगा कि इससे पहले कि कोई और इनकलाब आ जाए या किसी और इनकलाब की राह हमवार हो जाए, आप अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करके आप कौम को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का ख्वाब था उसकी तरफ ले जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।